नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी दोस्तों का द हिस्ट्री यूट्यूब चैनल में और मैं हूं आपका दोस्त विकास टेकरे। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे उन महत्वपूर्ण किताबों की जो यूजीसी नेट इतिहास की परीक्षा में पूछी जा चुकी हैं और संभावनाएं रखती हैं कि ये फिर से पूछी जाएंगी या फिर इनसे नए प्रश्न खड़े होंगे। उन सभी को समझना और उन्हें अच्छे से सीखना ताकि हम अगली परीक्षा की तैयारी मजबूती से कर सकें, इसके लिए ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप वीडियो को आखिर तक देखेंगे और कुछ नया सीख कर जाएंगे। साथ ही साथ मेरे यूट्यूब चैनल में आपको यूजीसी नेट हिस्ट्री की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जहां पर से आप अपनी पढ़ाई में काफ़ी मदद ले सकते हैं। दोस्तों, जून 2020 में किस तरह से सवाल आए थे पुस्तकों पर, वो हम देखते हैं। यहाँ पर किताबें दी गई हैं और पूछा गया है कि उनके राइटर कौन हैं। बहर अल हयात तो गबे मोहम्मद गवियालिरी इनके राइटर हैं और बहर अब हयात का फ़ारसी अनुवाद किसने किया, वो यहाँ पर नहीं पूछा गया है। यहाँ पर पूछा गया है कि बहर अल हयात का फ़ारसी अनुवाद किस नाम से हुआ है, तो वो हुआ है होज उल हयात नाम से, क्योंकि ऊपर बता चुका है कि बहर अल हयात किसने लिखा है, गब्बे मोहम्मद गवियालिरी ने। दरअसल प्रश्न इस तरह से बना था कि जो बहर उल हयात है उसका जो फ़ारसी अनुवाद है वो किस नाम से किया गया है, इस तरह से प्रश्न बना था। तो हमने यहाँ पर ये भी चीज़ ऐड कर दी कि भाई इसका राइटर कौन है, तो वो है गब्बे मोहम्मद गवियालिरी जी। तो आप इनके बारे में भी ध्यान रखिएगा। मिराती अफ्तानुमा किसकी रचना है, तो ये है शहनवाज़ खान की। अब दिल्ली सल्तनत काल में सबसे बड़ी समस्या यही होती है कि जो किताबें होती हैं वो इतनी कंफ्यूजिंग होती है कि भाई कौन किसका राइटर है समझ में ही नहीं आता है। जैसे यहाँ पर किताबें दी हुई हैं और उनका विषय क्या है ये पूछा गया है, तो इसके लिए वही है कि प्रॉपर प्रैक्टिस कीजिए। और जब आप इतिहास पढ़ें तो जिस कालक्रम को पढ़ें तो उस कालक्रम में जो भी आपको राइटर मिले उनकी किताबों को आप अच्छे से नोट बनाएं और अच्छे से उनकी प्रैक्टिस करें। देखिए, गुनायत उल मुनिया किससे संबंधित है, तो एफएसटी यानी कि फ़िरोज़ शाह तुगलक के काल में संकलित एक संगीत ग्रंथ है और फ़िरोज़ शाह तुगलक वंश का तीसरा शासक था और मोहम्मद बिन तुगलक का सौतेला भाई ये था और ये उसके बाद गद्दी पर बैठा था। फतवा जहांदरी की बात करें तो राजनीतिक दर्शन प्रणाली से संबंधित है। आदाब उल हर्ज व सुजात का संबंध युद्ध कला से संबंधित है और खजाइन उल फुतूह ये जो रचना है इसका संबंध है अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण अभियान का विवरण इसमें मिलता है। मैंने पिछले वीडियो में आपको ये बताया भी था कि जब आप किताबों को पढ़ें, जब आप किसी कालक्रम को पढ़ें, मान लीजिए आप दिल्ली सल्तनत के इतिहास को पढ़ने वाले हैं, तो आप पहली बात तो ये है कि यूजीसी नेट की परीक्षा के लिए अच्छी स्टैंडर्ड बुक से पढ़ें जो कि काफ़ी अच्छे हिस्टोरियंस द्वारा लिखी जाती है, ना कि कोई गाइड वाइड से आप पढ़ें, अच्छी किताब से पढ़ें। और जब आप दिल्ली सल्तनत पढ़ना शुरू करेंगे तो शुरुआत में उसके स्रोत जिनसे हमें दिल्ली सल्तनत के विभिन्न क्षेत्रों की जानकारी मिलती है वो बताए जाएंगे। वहाँ पर बहुत सारी किताबें और बहुत सारे राइटर्स के नाम आपको दिए जाएंगे, तो आप प्रॉपर नोट बना लेना कि भाई जो बरनी हैं या फिर जो अमीर खुसरो है उनकी कौन कौन सी रचनाएं हैं और वे किस किस बारे में हैं, एक एक लाइन में आप शॉर्ट नोट टाइप पे बना लीजिए। जब आप खुद के शॉर्ट नोट बनाते हैं ना तो उन्हें इस तरह से बनाओ कि आप समझ जाओ, वो काफ़ी है। ये नहीं देखा करो कि भाई इतने अच्छे शब्दों में लिखूँ या फिर कोई पढ़ लेगा तो क्या सोचेगा। वो आपके नोट्स हैं, आप उन्हें इस तरह से बनाओ कि एग्ज़ाम के टाइम पर, एग्ज़ाम के 2-3 दिन पहले आप नोट्स वगैरह को रख दो साइड में और अपने शॉर्ट नोट की कॉपी को उठाओ और बस पन्ने पलटाते जाओ। ठीक है, इतने शॉर्ट में रखो उस चीज़ को कि आपको ज़्यादा समस्या ना जाए, वरना अपने नोट्स को ही कॉपी कर लिया और बोल रहे हो कि ये शॉर्ट नोट है तो फिर आपको टेंशन होगी क्योंकि आप बहुत अच्छे से क्विक रिवीजन नहीं कर पाओगे। तो ये मेरी तरफ से आपको एक छोटी सी एडवाइस है। अब देखिए, पद्मावत की बात करते हैं तो मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा ये रचना है और इसमें किसकी जानकारी मिलती होगी, स्वाभाविक सी बात है चित्तौड़ पर अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण की जानकारी मिलती है और पद्मावती की भी जानकारी मिलती है। और इसमें बताया गया है कि
पद्मावती इतनी खूबसूरत थी, इतनी गोरी थी कि जब वो पान खाती थी और जब पान वो गीलती थी तो उनके गले से दिखाई देता था कि भाई समझ रहे हो ना कि भाई कुछ अंदर जा रहा है इस तरह से, मतलब इतनी ज़्यादा वो गोरी थी कि लाल लाल कुछ जाते हुए दिखाई देता था। बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी और जैसे ही रतन सेन ने उन्हें देखा तो बेहोश हो गए थे, वो इतनी खूबसूरत थी। हालांकि पद्मावत एक साहित्यिक ग्रंथ है, इसमें तत्कालीन समाज और अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण की जानकारी के अलावा ज़्यादा कोई ऐतिहासिक तथ्य हमें देखने को नहीं मिलते हैं और उल्टा इसमें काफ़ी ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के वर्णन किया गया है कि रतन सिंह जो थे वो लंका गए और वहाँ पर से फिर उन्होंने पद्मावती के प्रेम में पड़ गए, फिर उनसे विवाह करके आए। इस तरह की कहानी हमें इसमें मिलती है। तो अब अगला देखते हैं हम मृगावती। तो मृगावती किसकी रचना है? तो शेख कुतबन की है। चंदावत मुल्ला दाऊद की है। मधुमालती मंजन की है। और खुलस उस सयाक किसकी रचना है? तो यहाँ पर पूछा गया है कि खुलस तो सयाक का संबंध किससे है? तो औरंगजेब के काल का ये ग्रंथ है जिसमें दाग प्रथा की जानकारी मिलती है। दाग प्रथा हम देखते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी पहली बार सल्तनत काल में इसको शुरू करता है। दाग प्रथा का मतलब क्या होता है? जब आप किसी बार आर में जाते हो तो आपके हाथ में एक ठप्पा मारा जाता है एंट्री के लिए। उसी तरह से जो अच्छे नस्ल के घोड़े होते थे उनके शरीर में, उनके पीछे जो गरम सलाख के चिन्ह बना दिए जाते थे लोहे के, और उनको गरम करके उनके चमड़े में मारा जाता था। हल्का सा जलता था लेकिन ये चिन्ह बन जाता था कि भाई ये जो घोड़े हैं ये राजकीय घोड़े हैं और ये उच्च कोटि की नस्ल के घोड़े हैं। इससे क्या होता था कि कई बार सैनिक अच्छी नस्ल के घोड़े जो सरकार की तरफ से यानी कि जो राजा की तरफ से मिलते थे उन्हें तो ऊंची कीमत में बेच देते थे और बहुत ही कमज़ोर किस्म के घोड़ों को लेकर सस्ती कीमत में उन्हें खरीद कर और अपनी सेना में शामिल कर लेते थे। इससे नुकसान ये होता था कि जब सेना किसी बड़े युद्ध में जाती थी तो वहाँ पर ये घोड़े काम नहीं कर पाते थे। फिर सुल्तान सोचता था कि भाई मैंने तो इतने पैसे खर्च किए घोड़ों पर और ये किसी काम के नहीं निकले। जब अलाउद्दीन खिलजी को ये समझ आया तो उसने दाग प्रथा और एक हुलिया प्रथा का शुभारंभ किया था। हुलिया प्रथा क्या होता था कि वही बात है कि मान लीजिए मैं अलाउद्दीन खिलजी हूँ और मैंने आपको कहा कि भाई तुम एक अच्छे सैनिक हो, मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हें 50,000 रुपये महीने दूंगा। ठीक है, अब आप आ गए मेरे पास में, अब युद्ध अभी नहीं हो रहा है। आपने क्या किया कि अपने 50,000 की तनख्वाह में से 5,000 में एक लड़के को जो वह बेरोजगार है उसको लिया आपने और कहा कि भाई तू मेरी जगह नौकरी कर, मैं तुझे हर महीने 5,000 दूंगा। तो 45,000 तो आप बैठे बैठे खुद खा रहे हो और 5,000 उसको दे रहे हो। अब जब युद्ध हुआ तो आपने उसको भेज दिया कि भाई तू चले जा मेरी तरफ से, अब मैं तुझे 10-15,000 रुपये एक्स्ट्रा दे दूंगा। वो लड़ने चला गया। अब सेना का जो प्रशिक्षण है वो तो आपने लिया था, उस बेरोजगार आदमी को आता कुछ नहीं है और आपने उसको युद्ध लड़ने भेज दिया। वो गया वहाँ पर और मर गया। वो मरा तो मरा, उसके जैसे बहुत सारे ऐसे थे जो सैनिक थे ही नहीं, उनको भेजा गया था और ऐसे में सुल्तान की हार हो गई। अलाउद्दीन खिलजी को ये समझ में आया तो उसने हुलिया प्रथा भी शुरू कर दिया कि जो सैनिक है जिनको प्रशिक्षण दिया गया है उनकी कद काठी, उनकी बनावट, उनके चेहरे का हुलिया वो सब रिकॉर्ड में रखा जाएगा। और जो ऐसी गुस्ताखी करेगा कि भाई किसी और को अपनी जगह पर बैठाल दे, फिर उनकी भाई खैर नहीं। तो इस तरह से ये थी औरंगज़ेब के काल में। खुलस्तुस सियाक जो ग्रंथ है उसमें हमें दाग प्रथा की जानकारी मिलती है जो कि औरंगज़ेब के समय पर चल रही थी। भक्तमाल किसकी रचना है? तो ये नाभादास या नाभाजी की ये रचना है और काफ़ी प्रसिद्ध है। अब इसके बाद में देखिए कॉलोनियलिज्म एंड इट्स फॉर्म्स ऑफ नॉलेज, ये वर्नार्ड एस्कॉन की रचना है। और फ्रैक्चर्ड मॉडर्निटी मेकिंग ऑफ अ मिडिल क्लास, यह है संजय जोशी की रचना है। फास्टेस्ट ऑफ माइंड कॉलोनियलिज्म एंड द मेकिंग ऑफ मॉडर्न इंडिया, निकोलस बी डक्स की ये रचना है। तो फ्रैक्चर्ड टाइम्स कल्चर एंड सोसाइटी इन द 20th सेंचुरी, एरिक हॉब्सबॉम की रचना है। और बेहरीन
अहमद मिर्ज़ा अहमद की रचना है और मिर्ज़ा अहमद वही हैं जिन्होंने अहमदिया समाज की स्थापना की तथा उन्होंने स्वयं को कृष्ण का अवतार कहा था। कृत्यकल्पतरु की रचना भट्ट लक्ष्मीदास ने की, स्मृति चंद्रिका की रचना देवड़ भट्ट ने की, चतुर्वर्ग चिंतामणि की रचना हेमाद्रि ने की, स्मृत्यसार की रचना श्रीधर ने की और वंदे मातरम द बायोग्राफी ऑफ सॉन्ग सव्यसाची भट्टाचार्य ने की। जब अभी पिछले कुछ दिनों पहले वंदे मातरम को लेकर विवाद खड़ा हुआ था तो ये जो रचना है ये काफ़ी हाईलाइट में आ गई थी। तो अगर आप जून 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो इसको अच्छे से ध्यान में रखना। मार्चेस ऑफ द कन्वेस्ट लिटरेरी स्टडी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया गौरी विश्वनाथन की रचना है। अब यहाँ पर मैं आपको सीधे तौर पर किताबें, उनका संबंध और उनके राइटर्स के बारे में बता रहा हूँ। जब आप इतिहास को पढ़ेंगे तो आप इसी तरह से आपको भी नोट्स बनाते चलना है, जहाँ पर आप किताब, उनके राइटर और राइटर के बारे में थोड़ी सी जानकारी और किताब का संबंध किस विषय से है, एक लाइन में आपको ये लिखना है। इस तरह से आपको किताबों के नोट्स तैयार करने हैं। मैं अपने हर वीडियो में कह रहा हूँ कि भाई 3 से 4 क्वेश्चन हर बार किताबों से जुड़े होते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हो और अगर आपको यकीन ना है तो आप ऑफिशियली जो PYQ है आप किसी टेस्ट सीरीज़ में या फिर सीधे वेबसाइट में जाकर डाउनलोड करके देख सकते हो। अपनी तैयारी मजबूत करो, जहाँ पर से पता है कि भाई यहाँ से क्वेश्चन आने ही हैं, वहाँ पर इतनी अच्छी तैयारी करो कि वहाँ पर से कोई भी क्वेश्चन आए वो आपके दिमाग से बाहर का नहीं होना चाहिए। अब देखो आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, द सिटी इन हिस्ट्री लेविस ममफोर्ड की रचना है। पेंडेमिक 1918 ये 1918 कैथरीन अर्नोल्ड की रचना है। और इंडिया ओल्ड एंड न्यू वैलेंटाइन सिरोल की रचना है। द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया अर्ली ब्रिटिश रूल रमेश चंद्र दत्त की रचना है। ये किताबें किस काल की है, तो ये मॉडर्न हिस्ट्री की है। जब आप स्वतंत्रता संग्राम पढ़ते हो तो ये किताबें आपको देखने को मिलती है। साथ ही साथ कुछ किताबें आपको कब देखने को मिलती है, जब आप 10th यूनिट पढ़ते हो, इतिहास लेखन और इतिहास के अलग अलग हिस्सों को पढ़ते हो। जो इतिहास लेखन की अलग अलग विचारधाराओं को जब आप पढ़ते हो तो आपको और भी बहुत सारी मॉडर्न किताबें देखने को मिलती हैं। तो सबके आपको नोट्स बनाने हैं और सबको आपको अच्छे से पढ़ते जाना है। अब देखिए, अ हिस्ट्री ऑफ द सिपाही वॉर इन इंडिया जॉन विलियम कावे की रचना है। और 6 मंथ इन इंडिया मेरी कारपेंटर की रचना है। कला विलास क्षेमेंद्र की रचना है और समय मात्र का क्षेमेंद्र की रचना है ये भी। कुटी नीमत दामोदर गुप्त की रचना है और प्रबोध चंद्रोदय कृष्ण मित्र की रचना है। अब यहाँ पर किताबें पूछी हैं और उनका विषय क्या है ये पूछा है। अब देखिए यहाँ पर निज़ामिया अंजुम हिंद फलित ज्योतिष से संबंधित किताब है। और तुफतुल हिंद ये है हिंदू छंद शास्त्र और अलंकार से संबंधित है। दबिस्तानी मजाहिब भारत के विभिन्न धर्म और संप्रदाय से ये संबंधित है। अब इसके बाद में देखिए अगली जो किताब आती है उसका संबंध किससे है, तो रिसाला मफदारिया, इसका संबंध है तत्कालीन मापतौल से ये संबंधित है। और सुल्ताना का सपना 1905 में ये रचना किसने लिखी, तो ये लिखी बेगम रुकैया सखावत हुसैन ने। बेगम रुकैया सखावत हुसैन की एक और रचना है जो उन्होंने 1929 में लिखी, अवरोध बासिनी। कौन सी? अवरोध बासिनी। बेगम रुकैया सखावत हुसैन का संबंध बांग्लादेश से था, बंगाल से था जो आज का बांग्लादेश है। और बांग्लादेश में महिलाओं के लिए जो इन्होंने काम किया स्वतंत्रता संग्राम के दौरान, उसके चलते इन्हें दक्षिण एशिया का पायनियर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दक्षिण एशिया का पायनियर। अब विक्रमांक देव चरित्र किसकी रचना है, तो ये बिल्हड़ की रचना है। और कर्ण सुंदरी भी बिल्हड़ की रचना है। अब यहाँ पर ये देखना, अगर आपने ध्यान से पढ़ा होगा तो ये जो स्त्री पुरुष तुलना है ये पहले भी पूछी जा चुकी है। अब सोचो आप, हमने कल जो वीडियो बनाया था, जो हम पढ़ रहे थे 2018 या 17 के आसपास के हम देख रहे थे, उसमें ये सवाल आया था कि स्त्री पुरुष तुलना किसकी रचना है, तो भाई ताराबाई शिंदे की रचना है। तो इस तरह से भी क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं। 1882 में उन्होंने ये लिखा था। रंगाराव काशीबाई कानितकर की रचना है। पालकीचा गौडो ये काशीबाई कानितकर की रचना है। और मणिमैकलई सत्यनार की रचना है, ये संगम काल की रचना है, काफ़ी प्रसिद्ध है। और हरदयाल हिंदू रिवोल्यूशनरी एंड रेशनिस्ट
ये किसकी है, तो ये एमिली सी ब्राउन की रचना है। अब दोस्तों यहाँ पर लैंड सिस्टम इन ब्रिटिश इंडिया किसकी रचना है, तो B.H. बादेन पावेल की रचना है। अब इन चीज़ों को मैं ज़्यादा आपको इसलिए भी नहीं समझा रहा हूँ क्योंकि मैं आपका ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करना चाहता हूँ। मैं सीधे तौर पर आपको किताबें, उनका संबंध और उनके लेखक, जो चीज़ मैं बोलकर आपको इस वीडियो तक पहुँचने पर आप मजबूर हुए हैं, जो पढ़कर आप थंबनेल में आए और जो आपने वीडियो खोला, मैं बस आपको वही प्रोवाइड कराना चाहता हूँ और आपको बस यही एडवाइस देना चाहता हूँ कि आप इन्हें भी अच्छे से पढ़ो। साथ ही साथ जब आप अपनी बुक्स को पढ़ो और वहाँ पर कोई राइटर और उसकी किताब मिले तो आप उनके बराबर नोट्स बनाओ, ठीक है। हिस्ट्री ऑफ बंगाली लिटरेचर इन द 19th सेंचुरी, सुशील कुमार डे, INA एंड इट्स नेताजी शहनवाज खान। यही नोट्स पढ़ के मैंने एग्ज़ाम को निकाला है और ये नोट्स काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद है, इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि भैया इनको अच्छे से ध्यान में रखो और अपडेट होते जाओ। जो मैं यहाँ तक पहुँचा, मैंने सिर्फ किताबें और राइटर पढ़े, आप और अपडेट होकर उनके बारे में और जानकारी एकत्रित करो तो आपको हो सकता है कि समय के साथ साथ UGC जो नए नए चेंजेस लेकर आ रही है, नए नए वेरिएशंस लेकर आ रही है क्वेश्चन बनाने में, उनसे आपको ज़्यादा नकारात्मक प्रभाव आप पर न पड़े और आप उन परिस्थितियों में भी अच्छा परफॉर्म कर पाए। देखिए, कस्टम इन कॉमन जो है वह EP थॉमसन की रचना है। डिसिप्लिन एंड पनिश द वर्थ ऑफ प्रिजन, ये मिशेल फूको की रचना है। कल्चर एंड इम्पीरियलिज्म, ये एडवर्ड साइद की रचना है। और मीटिंग ट्रुथ एंड रेफरेंस इन रिप्रेजेंटेशन, फ्रैंक एंकर स्मिथ की रचना है। वासव दत्ता किसकी रचना है, तो वासव दत्ता है सुबंधु की रचना। रावण बद्ध भट्टी की रचना है। गांधीज पॉलिटिकल फिलोसॉफी, भीखू पारेख की रचना है। गांधीज ट्रूथ एंड ओरिजिन्स ऑफ मिलिटेंट नॉन वायलेंस, एरिक H. एरिक्सन की रचना है। गांधी एंड टैगोर पॉलिटिकल ट्रूथ एंड कोशियस, गंगा मुखर्जी की रचना है। और गांधी एंड हिज जेविज फ्रेंड्स, ये मार्गरेट चैटर्जी की रचना है। कबीर परिचय, अनंत दास ने ये संकलन किया। भक्तमाल नाभादास की रचना है। नाभा जी या नाभादास, ये क्वेश्चन भी यहाँ पर रिपीट हुआ है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण किताबें आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया था और ऐसे ही बहुत सारे महत्वपूर्ण वीडियोस आपको हिस्ट्री नेट JRF के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा और इनके जो नोट्स है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, जिसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप वहां पर जाइए और अच्छे से चीज़ों को समझिए, अच्छे से पढ़िए। दोस्तों, जब भी आप एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो ये मत देखो कि आपको कौन से टीचर की बात अच्छी लग रही है या फिर कौन सा टीचर ज़्यादा अट्रैक्टिव पढ़ा रहा है या फिर कौन सी किताब ज़्यादा फेमस है, कौन सा टीचर ज़्यादा फेमस है, कौन सी कोचिंग का कोर्स सबसे सस्ते में आपको मिल रहा है, ये मत देखो। ये देखोगे तो आपको समस्याएं होंगी। आप दो चीज़ें सबसे ज़्यादा देखो, पहली है सिलेबस और दूसरा है PYQ। सिलेबस बताता है कि कैसे पढ़ना है, किन किन टॉपिक को पढ़ना है, और PYQ बताते हैं कि भाई कहाँ कहाँ से सवाल ज़्यादा आते हैं और किस तरह से सवाल बनते हैं। ये दो चीज़ें देखो। आप कोई भी कोचिंग लो, आप कहीं से भी पढ़ो, जहाँ पर ये दो चीज़ें अच्छे से फॉलो हो रही है वो आपके एग्ज़ाम को निकालने में आपकी मदद कर सकते हैं। और अगर आप सेल्फ स्टडी से भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप सिलेबस और PYQ को मत छोड़िए और कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ते रहिए। ये नहीं कि कल 8 घंटे पढ़ा और आज 2 घंटे पढ़ लिए और फिर कल जोश जोश में आकर 14 घंटे पढ़ लिए। ऐसा नहीं करना है। बाकायदा अपने आप को रिलैक्स रखिए और एक कंसिस्टेंसी के साथ में पढ़ते रहिए, आप ज़रूर सफल होंगे। अगर किसी प्रकार की आपके मन में कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। फिर मिलूँगा अपने किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।